अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी क्लास 9th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो हमने कर लिया था, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 को हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स वाला। तो ये जो प्रिपरेशन है ये एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के जो प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं उसकी सीरीज़ की एक वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई सजेशन है इस रिकॉर्डिंग या कोई भी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चैप्टर नंबर 6 है एंजाइम। एंजाइम्स को पहले हम स्टडी करने से पहले जानेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं, यानी उसको डिटेल से पढ़ने के बजाय। तो सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पर ये बात की गई है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ब्रीथिंग है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और रिस्पॉन्सिवनेस है किसी भी स्टिमुलस को, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसमें, तो ये पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनको करवाने का जो प्रोसेस है, कौन उसको करवा रहा है, कैसे ये कंडक्ट हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, और यानी उनका आउटकम क्या है, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स। उसके बाद है कि केमिकल प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको कोलेक्टिवली, यानी जो लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं उनको कोलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं टू मेंटेनिंग, यानी फॉर मेंटेनिंग लाइफ, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। उसके बाद है कि ऑल दिस रिएक्शंस आर कंट्रोल बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये रिएक्शंस जो है ये कैसे हो रहे हैं, इनको कौन कैरी आउट करवा रहा है, यानी हर चीज़ के पीछे कोई होता है, किसी भी प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के पीछे एक पूरे यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं और उनको सक्सेसफुली कैरी आउट करवाती हैं। तो इन मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं इनको कैरी आउट करवाता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, यानी नेचर वाइज वो प्रोटीन है और उसको हम कहते हैं एंजाइम। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या है, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम स्टडी करेंगे कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं उन सब के कलेक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है मेटाबॉलिज्म। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लीव कर रहा है, कैसे रह रहा है, क्योंकि उसके अंदर सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो ये सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म पे, ये दो इसकी टाइप्स हैं। एनाबॉलिज्म को अगर हम डिस्क्राइब करें तो लार्ज जो मॉलिक्यूल हैं उनका बनना जो है वो एनाबॉलिज्म है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब एक साथ होते हैं, मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी इस तरह के जो जितने भी रिएक्शंस हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। इसके बाद है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहते हैं जब बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो वापस छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेसिस जो एक वेल नोन प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट जो है अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उसमें स्मॉल से स्मॉल मॉलिक्यूल जो है, यानी सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं, जैसे कि वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे कि ग्लूकोज है। तो ये हुआ एनाबॉलिज्म की एग्जांपल। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज बना, जो फूड बना एक प्लांट में, वो जब यानी बॉडी में एनर्जी जब रिक्वायर होता है तो ये फूड मॉलिक्यूल जो है वो वापस से टूटता है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस से टूट कर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होगा कैटाबॉलिज्म। तो हम शॉर्टली कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, एंड ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसके बाद है यहाँ पर नीचे आपको दोनों रिएक्शंस दिए भी गए हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, जो कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं।
फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और H2O यानी वाटर के 12 मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में, बॉन्ड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या बॉन्ड बनाते हैं, यानी एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज, उसके साथ साथ ऑक्सीजन एंड देन वाटर, ये एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में अभी जो ग्लूकोज बना और वाटर साथ में वो मिलकर क्या बनाते हैं, पहले वाली चीज़ जो कि फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट काम कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है एटीपी। उसके बाद है एंजाइम को यहाँ बताया गया है कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। अब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट किसको कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इसको कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, रिएक्शंस में यूज़ होते हैं और उनको स्पीड अप करते हैं, उनको जल्दी से यानी तेज़ करवाते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये कंज्यूम नहीं होते, विदाउट गेटिंग कंज्यूम, ये थर्ड लाइन है, इम्पॉर्टेंट लाइन। ये रिएक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, रिएक्शन में अपना रोल तो डालते हैं, बट रिएक्शन का पार्ट नहीं बनते, यानी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें जो यानी रिएक्शन होने के बाद एंजाइम जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो कह रही हैं द मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट इन द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जो किसी ऐसे रिएक्शन में काम करता है जहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत हो तो उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये एंजाइम का बताया कि एंजाइम किस तरह से वर्क करता है। साइड पे एक इंपॉर्टेंट टिडबिट है जिसको आपने याद रखना है कि एंजाइम की जो टर्मिनोलॉजी है उसको सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट वेन हेमल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1876 में। एंजाइम जो है बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है उनको स्पीड अप करता है। नेक्स्ट है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो कैसे एक रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, उसको जल्दी कंडक्ट करवाता है, वो इसकी एबिलिटी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके ये करता है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने से पहले रिक्वायर होती है, यानी हाँ आप कह सकते हैं कि एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिसके बगैर एक रिएक्शन शुरू ही नहीं होता। तो कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी उसकी जो वो एनर्जी है, जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है केमिकल रिएक्शन को शुरू होने के लिए, उसको कम करके रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो यहाँ पर है कि whenever a chemical reaction take place, some amount of energy is spent to break the chemical bond in reactant. This energy is called activation energy. Enzyme lower off the amount of activation energy, thus in the presence of enzyme, reactions proceeds at a faster rate. Enzyme act in many ways to lower the activation energy. For example, they change the shape of substrate molecule or bring them in correct orientation. They may be disrupt the charge distribution on substrate molecule. अब आपको पता है कि एंजाइम के डिफरेंट यानी पार्ट होते हैं। पहले एंजाइम जैसे रिएक्टेंट के साथ काम करता है उनको स्पीड अप करने के लिए, तो वो एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल करता है। उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है और वो अलग होता है तो एज अ प्रोडक्ट अलग होता है। तो कह रहे हैं कि वो जो बॉन्ड बनाने थे, वो जो बॉन्ड ब्रेकिंग का काम था, एनर्जी यानी कैरी आउट करने, जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें क्या करता है सबस्ट्रेट, वहाँ के जो बॉन्ड के लिए एक एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को मिनिमाइज़ कर देता है। जिससे क्या होता है कि जैसे ही आप कोई एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एंजाइम उसकी एनर्जी को लोअर कर देता है और वो रिएक्शन फ़ौरन से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम का जो पूरा एक्शन है उसकी ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन की गई है। ब्लू लाइन में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो है एंजाइम की यानी प्रेजेंस में इतनी कम एनर्जी रिक्वायर थी। यहाँ आपको देख रहा होगा आखिर में प्रोडक्ट बना। उसके बाद ऊपर जो है ये रेड कलर की जो लाइन है इसमें बता रहे हैं कि एंजाइम की एब्सेंस की वजह से, जब एंजाइम एब्सेंट था उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर थी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो आपने कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद एनर्जी यानी इन रिएक्शन जो है वो शुरू होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स क्या है, यानी एंजाइम की क्या क्या खसूसियात हैं, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम को दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट बनाती हैं। तो लेट्स स्टडी दिस।
सबसे पहला है एंजाइम जो है वो नेचर वाइज प्रोटीन है, यानी कुछ मॉलिक्यूल जो है जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन भी होते हैं, हार्मोन्स जो है वो फैटी एसिड उनसे भी बने होते हैं, हार्मोन्स जो है वो स्टीराइड से भी बने होते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन है नेचर वाइज और इनको सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि एंजाइम जो है एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करता है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। और ये किस तरह से करता है ये हम पढ़ चुके हैं कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, जो इनकी एनर्जी है टू स्टार्ट अप द रिएक्शन, उसको लोअर करके। थर्ड पॉइंट है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम जो है अपनी नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब है कि दे आर नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर द काइंड ऑफ रिएक्शन, यानी हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। कोई एक केमिकल रिएक्शन है उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता। यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होगा प्रोटीएज एंजाइम, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यानी सॉरी जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसके लिए वो एंजाइम रिक्वायर नहीं होगा, उसके लिए लाइपेज एंजाइम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू कैटलाइज relatively large quantities of substrate. They are not used during the chemical reaction. ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं कि एक बहुत कम अमाउंट में एंजाइम जो है वो किसी भी यानी बड़े सबस्ट्रेट जो क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा हो उस सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है। यानी किसी भी रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट जितने भी बड़े हों, एक छोटी अमाउंट का जो एंजाइम है वो ही यानी उसके लिए काफ़ी है उसके रिएक्शन को स्पीडअप करने के लिए। दूसरी पॉइंट बात है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है कि ये रिएक्शन से एंड में बहुत मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अलग हो जाते हैं, ये उसका पार्ट नहीं बनते। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सम एंजाइम वर्क इनसाइड द सेल एंड आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम। जितने भी एंजाइम हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर बनते हैं। अब कुछ एंजाइम जो है वो सेल के अंदर भी काम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे हमारे अगर हम सेल में देखें तो उसमें लाइसिस का काम उनका हो सकता है, फूड ब्रेकडाउन का काम हो सकता है, और भी यानी जैसे लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो सेल के अंदर भी इनके बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम यानी इनसाइड द सेल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया सेल की, और मैंने आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम की ऑलरेडी मिसाल दे दी। कुछ एंजाइम जो है वो सेल से रिलीज होते हैं और सेल के बाहर काम करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल में है पेप्सिन एंजाइम को अगर आप देखें तो स्टमक की जो कैविटी है वहाँ पर काम करता है। जाहिर बात है वो एक्स्ट्रा सेलुलर उनकी कैविटी होती है, तो वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम के साथ मिलकर डाइजेशन का काम करता है। उसके बाद है इन कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन मैनी एंजाइम वर्क टुगेदर इन अ सीक्वेंस, वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन द न्यू प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू अनदर। कह रही है कुछ प्रोसेसेस मेटाबॉलिक ऐसे होते हैं कि एक के बाद दूसरा यानी एक साइकिल में सारे प्रोसेसेस चलते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जो हम लाइट डार्क रिएक्शन, यानी उसमें हम सारा पढ़ते हैं कि पहले लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन भी हो सकता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, एंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक सीक्वेंस वाला रिएक्शन होता है, और इसमें कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पहला रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और जिस एंजाइम ने उसको कंप्लीट किया है एंड प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट किसी और जगह जाए तो वहाँ पर एक और एंजाइम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करें, यानी आगे से वो एंजाइम उस पर काम करें। फिर थर्ड जगह पे जब वो प्रोडक्ट बनकर जाएगा वहाँ पर कोई और एंजाइम उस पर वर्क करें। तो इसको यहाँ कह रहे हैं कि सीक्वेंस में एंजाइम जो है मिलकर काम करते हैं और उनका एम एक ही होता है कि अपना रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करना। नेक्स्ट पॉइंट है सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड विद एंजाइम्स के। कुछ एंजाइम जो है उनको ज़रूरत होती है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की। वैसे तो ये प्रोटीन नेचर का है, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं, अपने एक्शंस के लिए उसकी ज़रूरत होती है। इसको आप इस तरह से समझें कि कुछ एंजाइम को भी ये ज़रूरत होती है कि उनको ऑन ऑफ स्विच करें। समझ आ रही है आपको
कि उनको ऑन और ऑफ किया जाए, यानी उनको जब तक हम ऑन नहीं करते एंजाइम को, एक तरह से कमांड नहीं देते, तो वो अपना वर्क नहीं करता। तो ये ऑन ऑफ स्विच जो है ये कोफैक्टर हो सकते हैं। अब ये कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, कोएंजाइम भी हो सकते हैं और एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ डायग्राम्स में आपको समझाया गया है कि किस तरह से ये काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वही जो अभी हमने पढ़ा उसको डिफाइन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कम्पिटिटिव टेस्ट या किसी भी टेस्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ वाइज बताऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक्स हैं। इनसे कई दफ़ा एमसीक्यूज़ आए हैं, तो इसको आप नोट डाउन करें। सबसे पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी ऑर्गेनिक, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच मेक परमानेंट अटैचमेंट विद द एंजाइम। एंजाइम के साथ वो कोफैक्टर जो कि नेचर वाइज तो ऑर्गेनिक हो, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, और वो परमानेंटली एंजाइम के साथ अटैच हो जाए। कहाँ पर? ये सबस्ट्रेट की जगह पे लगता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पे यहाँ रेड में दिया गया है, लग जाता है और ये परमानेंट होता है, ये यहाँ से नहीं हटता, ऑर्गेनिक टाइप का होता है, तो ये ब्लॉक कर देता है, यानी सबस्ट्रेट का यहाँ पर लगना या ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। कोएंजाइम को कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन वो परमानेंटली अटैच नहीं होते। बहुत सारे कोएंजाइम जो है वो विटामिन से भी डिराइव्ड है। तो ये एमसीक्यूज़ कई बार आ चुके हैं, डिफरेंट टेस्ट में मैंने देखे हैं कि कौन से कोफैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन के डेरिवेटिव होंगे, तो वो होंगे कोएंजाइम्स। नेक्स्ट है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर भी एक दूसरी टाइप है कोफैक्टर्स की, बस ये है कि इनकी नेचर जो है वो मेटल आयन से बने होते हैं, ना कि ऑर्गेनिक। ऊपर वाले तो ऑर्गेनिक से बने थे, ये मेटल आयन से बने होते हैं, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, आयरन, किसी में से हो सकते हैं। ये भी टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं एंजाइम के साथ। उसके बाद है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम का अभी हमने पढ़ा कि उनकी नेचर स्पेसिफिक है, यानी वो किसी ख़ास रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, हर तरह के रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करते। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वी हैव स्टडीड दैट एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। दो चीज़ों के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, एक सबस्ट्रेट के लिए कि उनके साथ किस सबस्ट्रेट ने लगना है, अटैच होना है, क्योंकि इनका जो रिएक्शन साइट है वो स्पेसिफिक होता है, यानी उसकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक होती है। दूसरा ये है कि वो रिएक्शन वाइज भी स्पेसिफिक होते हैं, किस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम होगा, तो ये बात इनकी नेचर में है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल वाइज दिया है कि जैसे कि एंजाइम है प्रोटीएज, ये सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन को स्पीड अप करता है, ये स्टार्च की डाइजेशन को नहीं करता। इस पॉइंट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है कि एंजाइम एमाइलेज जो है वो सिर्फ यहाँ पर देखिए स्टार्च की डाइजेशन को इन्हेंस करता है। एंजाइम सेलुलेज जो है वो सिर्फ सेलुलोज की डाइजेशन को करता है। इसी तरह लाइपेज सिर्फ लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ये जो नेचर है एंजाइम की कि ये स्पेसिफिक होता है अपने वर्क में, तो कह रहे हैं कि ये क्यों होता है, ये वजह क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो इनका रिएक्शन साइट होता है, एक्टिव साइट, उसकी नेचर की वजह से वो स्पेसिफिक होता है कि वहाँ पर किस सबस्ट्रेट ने लगना है, और जिस तरह का सबस्ट्रेट लगेगा उसी तरह का वो, यानी वहाँ पर वो रिएक्शन करेगा। तो कह रहे हैं कि एक्टिव साइट जो है हर एंजाइम का, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है जो कि किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बनी होती है। डायग्राम में आपको बताया गया है, दो तरह के सबस्ट्रेट हैं, एक ग्रीन एक ब्लू, और जो येलो आप शेप देख रहे हैं एंजाइम, उसका एक्टिव साइज को आप देखें तो दोनों सबस्ट्रेट में ग्रीन सबस्ट्रेट क्योंकि इसके साथ इसलिए फिट है क्योंकि एंजाइम के जो एक्टिव साइज का स्ट्रक्चर है वो ग्रीन के साथ मैच कर रहा है। ब्लू यहाँ फिट नहीं होगा, तो इसको आप यूँ समझें कि सबस्ट्रेट 1 जो है वो है फॉर एग्जांपल फैट्स है, और यहाँ पर जो एंजाइम है ये किस चीज़ का एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, लिपिड को यानी उसको एब्जॉर्ब करने वाला, उसको उसकी ब्रेक डाउन करने वाला। तो इस तरह से ये ऐसे मैच करते हैं और अपना फंक्शन स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कह रही है छोटा सा पोर्शन जो है एंजाइम का वो ही कैटालिसिस जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है। हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी जो डिप्रेशन है एंजाइम की, जिसको हम पॉकेट कहते हैं, वो एंजाइम मॉलिक्यूल की सरफेस पर होती है। ये जो कैटालिटिक रीजन है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। कह रही है कोई भी एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ लगता है
तो वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी बॉन्डेड टेम्परेरी टाइम के लिए एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो एक्टिव साइट है ये रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद इनका ये जो बॉन्ड बना था टेम्परेरी काम करवाने के लिए वो टूटता है और सब्सट्रेट प्रोडक्ट की तरह अलग होता है। जो काम वो करवाने आया था, अपना रिएक्शन स्पीड अप करवाने, वो करके चला जाता है और जो एंजाइम है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वैसे का वैसे रहता है। तो ये यहाँ पर आपको एक अच्छी से एक हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेसेस थे एंजाइम का जो एक्शन है उसका डायग्राम बताया गया है। एंजाइम प्लस सब्सट्रेट इनटू एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स एंड देन इन द एंड एंजाइम विल बी सेपरेटेड एंड प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। कह रही है 2 मॉडल इस सिलसिले में आपको बताए गए थे कि एंजाइम कैसे एक्शन करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स, और MCQs इनसे कई दफ़ा आ चुके हैं। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। इस मॉडल को जो है एमएल फिशर ने सबसे पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। इसको जर्मन केमिस्ट एमएल फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक क्या कंसेप्ट था कि किसी भी एंजाइम का जो एक्टिव साइट है और सब्सट्रेट है उनकी शेप जो है, ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो स्पेसिफिक होती है। हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों की जो शेप है वो एक दूसरे में फिट होने के लिए स्पेसिफिक होती है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि सब्सट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्टली उस एक्टिव साइट में एंजाइम के ऐसे फिट होगा जैसे कि एक लॉक जो है वो की में फिट होता है, यानी हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है ना। तो इस तरह से इस मॉडल ने भी यही कहा था, इसलिए तो इसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं कि एंजाइम का एक्टिव साइट और सब्सट्रेट वो भी एक दूसरे के लिए ऐसे ही स्पेसिफिक होते हैं और फिट होते हैं जैसे कि लॉक एंड की। तो इस केस में एंजाइम को लॉक का नाम दिया गया और सब्सट्रेट को की का नाम दिया गया। अगर हम इस कंसेप्ट को देखें और मज़ीद तो कह रहे हैं इस मॉडल के ने सजेस्ट किया था कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है और नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से फिर दूसरा लॉ भी प्रेजेंट किया गया था एक और साइंटिस्ट ने। तो लॉक एंड की मॉडल में कह रहे हैं कि एक्टिव साइट जो है एंजाइम का वो नॉन फ्लेक्सिबल है, वो चेंज नहीं होता। तो जिस तरह का सब्सट्रेट आएगा वो देखता जाएगा कि एंजाइम के साथ कहाँ फिट हो रहा है। तो अगर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ वो मैच कर गया तो वो वहाँ पर फिट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो मॉडल पेश किया गया था वो था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है इसको, यानी इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लॉक एंड की मॉडल है वो गलत है, यानी उसके साथ ये मैच नहीं करता। ये जो न्यू एविडेंस 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड ने दिए थे, इसको आपने नोट करना है। उसके अकॉर्डिंग एक और मॉडल आया जिसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सब्सट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव साइट में जब फिट होता है एंजाइम के, तो जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो अपनी शेप चेंज कर देता है अपने एक्टिव साइट की, ताकि वो जो आने वाला सब्सट्रेट है उसके साथ फिट हो सके। यानी एक्टिव साइट विल चेंज इटसेल्फ या इंड्यूस इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद सब्सट्रेट मॉलिक्यूल। क्लियर? एक्टिव साइट खुद को चेंज करेगा थोड़ा सा ताकि जो आने वाला सब्सट्रेट है उसके साथ अच्छे से फिट हो सके। जबकि लॉक एंड की मॉडल में कहा था कि दोनों जो हैं वो मैच जहाँ करेंगे सिर्फ वो ही फिट होंगे। सब्सट्रेट तो चेंज खैर नहीं होता, बट एक्टिव साइट भी वहाँ पर नॉन फ्लेक्सिबल था, रिजिड स्ट्रक्चर था। ये दोनों में डिफरेंस है। तो उसके बाद ये बताया गया नेक्स्ट यहाँ पर जो बताया है कि वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, ज़रूर उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस रेट को कम कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अगर वो चीज़ें ना मिले सही से तो उस केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई यानी चीज़ जो है वो अफेक्ट होती है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा था कि ये चीज़ें अगर ना मिले तो ये रिएक्शंस उसी तरह से नहीं होते। हर रिएक्शन के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस होती हैं। तो जो एंजाइम एक्शन है, एंजाइम कहाँ पर सूटेबल काम करता है, कहाँ अच्छे से काम करता है और कहाँ इसका काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एंजाइम पे क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होता है तो केमिकल जो रिएक्शंस है, यानी एंजाइम की जो काम है उसका केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, वो नॉर्मली से होता है। बट एक ख़ास हद तक एंजाइम जो है वो
इंक्रीज़ इन टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। अगर टेम्परेचर का इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे यानी पहुंच गया है, एक मैक्सिमम हो गया है, तो वहाँ पर फिर जो ये है वो फिर काम नहीं कर सकता। जिस लिमिट तक एंजाइम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है और अच्छे से काम कर सकता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है, यानी उस टेम्परेचर पे बेस्ट काम कर सकते हैं, उसके बिलो, उसके आगे एंजाइम की क्योंकि शेप चेंज हो जाती है, डीनेचर हो जाता है, तो वो फिर काम वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले ये बताया गया है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्टली एंजाइम के लिए 40 to 45 है। आप कह सकते हैं कि ये सूटेबल टेम्परेचर है, इस पे एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है। प्लांट्स के कुछ एंजाइम हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं। और डिक्रीज इन टेम्परेचर भी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर ऑलरेडी जैसे मैंने बता दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत इंक्रीज़ हो जाए तो ये जो है एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, जिसको हम डीनेचर होना कहते हैं। जैसे एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आपको पता है कि एंजाइम की एक्टिविटी होती ही स्ट्रक्चर की बेस पे है, जो उसका एक्टिव साइड है और जो सबस्ट्रेट में लगना होता है, तो फिर एंजाइम जो है वो अपना काम नहीं कर सकता। ह्यूमन की, हमारे इंसानों की जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। हमारी बॉडी के जो एंजाइम है इनके लिए बेस्ट सूटेबल ये टेम्परेचर है। अगर ये एंजाइम यानी टेम्परेचर अगर हमारा हमें फीवर हो जाए या कुछ 40 डिग्री तक पहुंच जाए तो ये जो है एंजाइम वो काम नहीं कर सकते, डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन वगैरह, ये अफेक्ट हो जाती हैं। जब आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, हमें बुखार हो जाता है, तो हमारी बाकी प्रोसेसेस आपने देखा होगा, हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी ऑन एंजाइम। टेम्परेचर की तरह एक ऑप्टिमम पीएच जो है वो भी एक स्पेसिफिक पीएच भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है। अगर पीएच जो है वो एसिडिटी की तरफ जाए या अल्कलिनिटी की तरफ जाए तो फिर वो जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है वो डैमेज हो सकती है या मुतासर हो सकती है। तो कह रहे हैं कि कुछ एंजाइम जो है वो स्लाइटली अगर एसिडिक पीएच है तो उस पर काम कर सकते हैं, कुछ जो है स्लाइटली अल्कलाइन, एक्सट्रीमली एसिडिक, एक्सट्रीमली अल्कलिनिटी जो है उस पे एंजाइम काम नहीं करते। अगर देखें तो मोस्टली एंजाइम जो है वो 6 to 8, क्योंकि ये न्यूट्रल पीएच के दरमियान है, हल्का सा एसिडिटी और हल्की सी अल्कलिनिटी, तो इस पे एंजाइम मोस्टली काम करते हैं। लेकिन पेप्सिन एंजाइम जो है स्टमक में वो काम करता है बेस्ट पीएच 2 पे, जो कि हाईली एसिडिक है, और ट्रिप्सिन जो है वो पीएच 8 पे बेस्ट काम करता है। तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी चेंज आए पीएच में तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सेम लाइक टेम्परेचर उसको सीज कर देते हैं, और जो पीएच की वजह से यानी एक्सट्रीम अगर चेंज आए तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी। अब कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो जितनी ज़्यादा होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ेगा। ये एक सिंपल फिनोमिना है। सबस्ट्रेट का मतलब है जितनी ज़्यादा फूड आपकी बॉडी में आ रही है, यानी जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट आ रही है एंजाइम के पास कि आप हमें तोड़ दें, तो एंजाइम जो है इतने ज़्यादा अवेलेबल होंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो और ज़्यादा होगा। जितने आप इसको यूँ ले कि जिस सबस्ट्रेट जो है वो कस्टमर्स हैं और एंजाइम जो है वो उनको यानी डील कर रहे हैं, ओनर है एक तरह से। तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट आएंगे एंजाइम की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह से ये कह रहे हैं कि सक्सेसफुल कोलिजन होगी और ये एक्टिविटी और बढ़ती जाएगी। कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट की एक्टिविटी जो है वो अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी सेचुरेशन पॉइंट से बहुत आगे हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए एंजाइम पे, तो एक्टिव साइट जो है एंजाइम का वो अवेलेबल नहीं होता, यानी फिर एंजाइम जो है उनका रेट कम हो जाता है, क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि एक टाइम पे वो कुछ ही चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ओवरलोड हो जाए तो फिर केमिकल रिएक्शन पे वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से जो डायग्राम है फिगर 6.8 इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है
के एक ख़ास पॉइंट तक वो उनको हैंडल कर सकता है। उसके बाद सेचुरेशन पॉइंट वो है जिसके बाद सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़े कम हो, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ तक था ये आज टॉपिक। तो आई होप इसकी समझ आ गई कि पूरा चैप्टर हमने वन गो में कंप्लीट कर लिया है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बट इजी चैप्टर है। इसके बाद जो हम बायो का करेंगे इंशाल्लाह, बायो एनर्जेटिक्स को हम कवर करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं और है भी हर तरह के टेस्ट के रिलेटेड, बायो के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का आप मुझे बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। काइंडली डू शेयर दिस and don't forget to comment. So till next video, Allah Hafiz.